नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हमने संविधान की मूलभूत जो विशेषताएं थी उन पर बात कर चुके थे हम। अब हम आगे भाग, अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण हैं हमने उनको नोट किया है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम पहले अपने भाग देख लेते हैं, जो 22 भाग हैं। अगर हम बात करें भाग, तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, इसमें अगर हम भागों की संख्या की बात करते हैं तो 22 थे, किंतु वर्तमान समय में इनकी संख्या 25 है। तो हम इन्हीं में जो महत्वपूर्ण हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि कौन से भागों में क्या पाया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे, सारे भागों पे नहीं। तो हमारा पहला भाग है भाग 1। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र शामिल है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम आर्टिकल 1 पर चर्चा भी कर चुके हैं। मतलब उसमें आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में यह कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। इसका तात्पर्य क्या है कि जो राज्य हैं हमारे, उनको हमारे जो संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब हमारे देश से पृथक होकर एक अलग देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं, या जो हमारा देश है वह किसी राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो भाग 1 में क्या उल्लेख किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हमारा भाग 2 बात करते हैं, भाग 2 में किस चीज का उल्लेख किया गया? तो नागरिकता का। और नागरिकता किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। ये है। अगला हमारा भाग 3 है। भाग 3 में किस चीज का उल्लेख किया गया? तो मौलिक अधिकारों का। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगर बात की जाए किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। हम इधर वही अनुच्छेद लिखेंगे जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है किस चीज से लेकर के कहाँ तक कैसे पाया जाता है, तो जो पूछे जाते हैं वही इधर अनुच्छेद लिखेंगे। भाग 4 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक? तो 36 से लेकर के 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। ये हो गया। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। हमने यह बताया आपको कि आर्टिकल 1 में क्या, आर्टिकल 1 में भारत का उल्लेख किस रूप में किया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। हमने प्रत्येक के बारे में संविधान की मूलभूत विशेषताओं में हम चर्चा कर चुके हैं, और प्रत्येक से संबंधित एक चैप्टर है, हम उसको विस्तृत पूर्वक प्रत्येक मूल अधिकार के बारे, प्रत्येक जो ये आर्टिकल है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला हम अपना भाग देखते हैं। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया है? तो संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। इससे पहले हम भाग 4 का देखते हैं, उसमें क्या है। भाग 4 का भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है 51 का। वही अगर हम बात करें भाग 5 की,
तो भाग 5 में क्या किया गया है? भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। भाग 6 में क्या किया गया? तो भाग 6 में राज्य सरकारों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे भाग 9 की, जो पूछा जाते हैं। भाग 9 अधिकतर पूछा गया है। तो भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायतों का उल्लेख किया गया है। पंचायतों का उल्लेख किया गया है। यही वही बात करें अगर हम 9 के का में, तो नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। भाग 9 की अगर हम बात करें तो उसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं भाग 9 के का की, तो नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इनको 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। वहीं 9 के खा में, भाग 9 का जो खा है उसमें क्या जोड़ा गया है? ये रोमन लिपि में लिखे हुए हैं। भाग 9 के खा में क्या है? सहकारी समितियां हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि सहकारी समितियों का उल्लेख किस संविधान किस भाग में है? तो 9 के खा में है, सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक, तो 243 से ZH से लेकर के ZT तक। अगर हम भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित है। अनुसूचित जात एवं जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है। तो 9 का खा किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। 243 से लेकर 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक जब हम पंचायती राज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब उसमें हम विस्तृत से इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर भाग 10 की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जात एवं जनजाति के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 11 में क्या किया गया है? भाग 11 की अगर हम बात करते हैं तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ एवं राज्यों के मध्य जो संबंध हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम भाग अगला 13 देखेंगे। भाग 13, अब हम भाग 13 देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है वही देखेंगे। भाग 13 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो वाणिज्य एवं व्यापार से कौन सा भाग संबंधित है संविधान का? तो संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अब हम भाग 15 देखेंगे। भाग 15 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो इसमें निर्वाचन का उल्लेख किया गया है।
हमारा जो भाग 13 है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम। तात्पर्य यह है कि किन्हीं दो राज्यों के मध्य स्वतंत्र पूर्वक निर्बाध रूप से वाणिज्य एवं व्यापार किया जा सकेगा। हम बात करें भाग अगर 15 की, तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में क्या उल्लेख किया गया है? भाग 17 में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारी राजभाषाएं कौन कौन सी हैं या कितनी हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। हम अगला भाग देखेंगे, भाग 18। अगला भाग हमारा है 18। ये कई बार पूछा गया है। तो आपात उपबंध, आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में क्या उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन। तो संविधान का संशोधन है, संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो संविधान संशोधन से अनुच्छेद 368 यही एक संविधान संशोधन है जो इस संविधान में संशोधन करने की शक्ति यही आर्टिकल प्रदान करता है। इतने महत्वपूर्ण आपके भाग थे जिनको बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम अपने जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। वर्तमान समय 25 भाग हैं, तो इनमें से जो महत्वपूर्ण थे या कई एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, हमने इस बारे में बात कर ली है। आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है? तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन करना होता है। यह अनुच्छेद 3 से संबंधित है। जहाँ नए राज्यों का निर्माण से क्या तात्पर्य है? जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया गया, पंजाब से किसी अन्य राज्य का निर्माण करना हो, या प्रशासनिक सुविधाओं के चलते किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य का निर्माण करना है, तो अनुच्छेद 3 से संबंधित होगा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का निर्धारण, या किसी जैसे ये दो राज्य हैं, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो कि इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक होगी या कैसे होगी, तो यह अनुच्छेद 3 से संबंधित होगा। अगर किसी राज्य का नाम बदल करके किसी दूसरा राज्य का नाम करना है तो अनुच्छेद 3 से संबंधित होगा। हम आर्टिकल 13 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम पेपर में पूछा गया है। मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होंगी वह सभी शून्य होंगी।
मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां तो आर्टिकल 13 में क्या, अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होंगी वो शून्य होंगी। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमने बात की थी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं। तो अगर इनके विरुद्ध कोई संसद के द्वारा अगर इनके विरुद्ध कोई विधि बनाई जा रही तो वह असंगत होगी। तात्पर्य है कि अगर कोई मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कोई विधि बनाई जा रही है तो हमारी न्यायपालिका उसे असंवैधानिक करार देगी, अर्थात वह विधि जो है शून्य हो जाएगी। किस सीमा तक शून्य होगी, जैसे कोई कानून बनाया गया, अगर उसकी 1 या 2 धाराएं जो हैं वह असंगत हैं, उचित नहीं है, तो वह सिर्फ वही धाराएं जो हैं शून्य होंगी। अगर पूरा कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों से विपरीत है मौलिक अधिकारों के, तो वह पूरा कानून निरस्त हो जाएगा हमारी न्यायपालिका के द्वारा। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, इसमें आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य क्या है। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, सभी के लिए विधियों का मूल्य जो समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है उसके लिए विधि कोई दूसरी होगी, जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कोई विधि दूसरी होगी। तो विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो यहाँ लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यह है कि जैसे किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा कोई सरकारी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान प्रकार के नियम रखे जाएंगे। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया है। अब हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अच्छा, अस्पृश्यता का जो अंत है यह राज्य के साथ साथ हमें व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। तात्पर्य है अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता के लिए अपराधी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह राज्य, मतलब राज्य का तात्पर्य क्या है, किसी सरकारी दफ्तर में मान लेते हैं हम डीएम साहब के ऑफिस गए तो वहाँ पर आपके साथ जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत के आधार पर आपको नीचा नहीं दिखाने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। तो अर्थात तात्पर्य यह है कि अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता के मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। अगर बात की जाए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं कि किस क्षेत्र में उपाधि प्रदान की जा सकती है, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उपाधियों संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। सेना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अब उपाधियाँ प्रदान की जा सकती हैं, उसकी अपनी महत्व है या किस कारण से इस क्षेत्र में प्रदान की जा सकती हैं, इसको हम मौलिक अधिकार के चैप्टर में देखेंगे।
आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें क्या कहा गया? वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, आदि विषय अधिकारों का संरक्षण। इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात की जाए किस अनुच्छेद को देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 19 में। अगर क्वेश्चन आता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अपने विचारों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता, ये सब किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 में किसका उल्लेख किया गया है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21 के काम में दिया गया है। ये बाद में जोड़ा गया है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार होगा कि वो प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किसमें जोड़ा गया है, तो आर्टिकल 21 के काम में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। शादी करने का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार, ये सभी किससे संबंधित होंगे, तो ये आर्टिकल 21 से संबंधित होंगे। अनुच्छेद 25 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 25 में किसका उल्लेख किया गया है, देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है। 25 से 28 तक बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए गए हैं इसमें। तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये सब किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं उनके संचालक का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। अल्पसंख्यक वर्गों का होगा, अल्पसंख्यक वर्गों का होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, आर्टिकल 32 की, तो मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार, इसमें आर्टिकल 32 को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार प्रदान किए गए। तात्पर्य इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार से तात्पर्य क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो सर्वोच्चतम न्यायालय के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए क्या किया जाएगा, तो आपके मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी की जाएंगी, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इस प्रकार की कई। जब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार।